बच्चों, आज हम पन्ना नंबर 67 पर कक्षा 8वीं में 9वां जो पाठ है, इस सिलेबस में MY के पहले का पाठ है जिसका नाम है रथचक्र। रथचक्र यानी रथ का घूमता पहिया अर्थात जीवन चक्र। इस पाठ में जीवन चक्र के बारे में सिलसिला बताया गया है, जो पिताजी की अकाल मृत्यु के कारण एक परिवार पर क्या बीतते हैं, उनमें कैसा परिवर्तन आता है, इसकी जानकारी इस पाठ में जीवन चक्र माध्यम से यानी रथ चक्र के माध्यम से दी गई है। इसकी संक्षेप में जानकारी। पीली पीली धूप निकलने लगती है, चीड़ के लंबे लंबे पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं। बर्फ से ढकी पहाड़ों की चोटियाँ पिघलते सोने की तरह चमक रही है। धुंधल के उस पार मैं कुछ खोज रहा हूँ, पर अस्पष्ट कुछ दिखता नहीं। इस तरह से इस रथचक्र कहानी की शुरुआत है, जो वर्षों बाद अपने घर पर आए लेखक आते समय उस गांव को देखकर वर्णन करते हैं, जैसे कि पिताजी के अकाल मृत्यु के कारण उनके ऊपर क्या बीत गई, इसकी जानकारी वो देने का और विचार करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही पिताजी की मृत्यु हो गई, माँ बहुत ही दुखी हो गई। गांव वालों ने उन्हें तो ठगाया ही, सगे संबंधियों ने उनका फ़ायदा उठाया। बूढ़े बाबा पर आगे की जिम्मेदारी आ गई और मेरे बड़े भैया पर। बड़े भैया काम करते थे। बाबा ने उन्हें एक दिन बुलाया और कहा कि पिताजी का सपना था कि तुम्हें अल्मोड़ा पढ़ाई के लिए भेजे, तुम खूब पढ़े लिखे। उन्होंने कहा, और मैंने फिर एक दिन खेत से आते से समय जीतू को बुलाया और कहा कि बाबा ने कहा कि मैं पढ़ने जाऊँ, और तो बाबा को तो देखता है कि अब उनकी उम्र हो गई है, उन्हें समझ में नहीं आता है। तुम बाबा का काम में मदद कर देना, दुकान संभालना, स्कूल से आते ही काम में लगे रहना, इधर उधर घूमना मत, इस तरह की बातें बताते हैं। और फिर एक दिन भैया पढ़ाई के लिए जाते हैं, और फिर वर्षों बाद आने के बाद एक दिन बाबा बोलते हैं, उनका चेहरा आनंद से प्रसन्न से खुश होता है कि उनका बेटा जो पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा गया था, उनका पोता जो पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा गया था, वो पहले नंबर से पास हो गया। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सब खुश होते हैं और आते समय वो क्या करते हैं, आंगन में लगाने के लिए पौधे लाते हैं, सेब और नाशपाती के पौधे लगवाते हैं। और बाबा भी कहते हैं कि नरेंद्र बड़ा फलों का शौकीन है, मैं नहीं सही मेरे पोते तो फल खाएंगे। और फिर बड़े भैया फौज में चले जाते हैं, एक के बाद वो तरक्की करते हैं और दिल्ली के ही उनके एक अफसर की बेटी से वो शादी करते हैं। कुछ दिन बाद माँ मुझे कहते हैं कि तपन तुम्हारे लिए मैंने जीतू तुम्हारे लिए मैंने चांद सी बहू ढूंढ ली है। तपन को भी बताया है, चेत में तुम्हारी शादी है, ऐसा कहते हैं। और फिर रेलवे स्टेशन पर बड़े भैया को छोड़ने जाते हैं, लेकिन उस दिन बड़े भैया बहुत उदास होते हैं। जब ट्रेन चलने लगी तो मैंने देखा भैया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। और कुछ ही दिनों बाद घमासान युद्ध की खबरें आने लगी। भारतीय सेना मुक्ति वाहिनी की तरह आगे बढ़ती है, लेकिन एक रात एक खत मिला। उसमें लिखा था, मेजर तपन कुमार ढाका के पास ही किसी मोर्चे पर वीरगति को प्राप्त हो गए। ये हमारे लिए दूसरा वज्रपात असह्य था। माँ पागलों की तरह दिन रात रोती रहती। भाभी साथ थी और दोनों बच्चे भी। तपसी ने तो अब आने को ही लिखा था, चैत में लगन तय किया था। माँ सुबक सुबक कर रोने लगी। माँ तुम्हें बहू चाहिए थी न साथ रहने के लिए, लो भाभी आ गई, ये छोटे छोटे बच्चे, इनकी परवरिश करने हैं। भैया चल बसे तो क्या हुआ, हम तो है। माँ चुप हो गई। अपने होने वाली चांद सी बहू का जिक्र उन्होंने फिर कभी नहीं किया। और एक दिन धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब
बहुत बड़े हो गए जिन्हें बाबा ने और बड़े भैया ने लगाए थे। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वे लगा गए थे जो अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए। दूर कुछ गड्ढे और चमक रहे जिन्हें अम्मा ने इन्हीं झाड़ों में खुदवाया था, जिन पर पौधे अब मुझे रोपने हैं। इस तरह से एक अच्छे खासे घर की कहानी, पिताजी की मृत्यु के बाद उनमें कैसा परिवर्तन आता है, इसकी कहानी हिमांशु जोशी जी ने रथ का घूमता पहिया अर्थात जीवन चक्र माध्यम से हमारे सामने रखी है। इन पाठ के नीचे के शब्दार्थ शैशव यानी बचपन, हर्ष विषाद खुशी और दुख, स्मृतियाँ यानी यादें, अकाल मृत्यु यानी असमय हुई मौत, परिणाम यानी नतीजा, बखान यानी प्रशंसा भरा वर्णन करना, पौधे यानी छोटे पौधे, छोटे पेड़ के पौधे, पदोन्नति यानी पद में तरक्की करना, चैत यानी चैत्र महीना जो हिंदी महीना की दृष्टि से देखा जाए तो मार्च और अप्रैल के बीच का महीना जिसे चैत्र यानी चैत्र कहा जाता है, बहुमूल्य यानी कीमती, घमासान यानी भयंकर युद्ध होना, निरंतर यानी लगातार, वज्रपात यानी गहरी चोट लगना, असह्य यानी जो सहन न हो सके ऐसा असह्य, रथचक्र रथ का घूमता पहिया अर्थात जीवन चक्र, मुहावरे चल बसना यानी मृत्यु होना। भैया की युद्ध में अकाल ही मृत्यु हो गई। भैया पिताजी की अचानक चल बसे। रास न आना, अच्छा न लगना, रास न आना अच्छा लगना। एक दिन बड़े भैया ने कहा कि मैं अल्मोड़ा पढ़ाई के लिए जाने रहा हूँ, तो घर। ये भैया की बात मुझे रास न लगी। वीर गति को प्राप्त होना यानी युद्ध में लड़ते हुए मारे जाना। भारत पाकिस्तान के युद्ध में मेजर तपन कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए। पाठ बोध रूपी प्रश्न, इन प्रश्नों के उत्तर दे। मौखिक, कहानी में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कहानी में मैं शब्द का प्रयोग लेखक हिमांशु जोशी के लिए किया गया है। बड़े भैया ने जीतू से क्या कहा? बड़े भैया ने जीतू से कहा कि बाबा कहते हैं कि पढ़ाई के लिए तुम अल्मोड़ा जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी का यही सपना था कि इसलिए मैं पढ़ाई के लिए अल्मोड़ा जा रहा हूँ, तो घर का ध्यान रखना, ऐसा कहा। बड़े भाई की अनुपस्थिति में छोटा भाई गांव में क्या क्या करता था? बड़े भाई के अनुपस्थिति में छोटा भाई स्कूल जाता, घर का, दुकान का, खेतों का काम देखता, खाली समय में पढ़ता और बाद में एक सीढ़ी पार करता चला जाता। कभी एक भी पैसा व्यर्थ न गवाता। इस तरह से अच्छे अच्छे काम छोटा भाई गांव में करता। बड़े भैया की मृत्यु कैसे हुई? बड़े भैया की मृत्यु युद्ध में लड़ते हुए बड़े भैया वीर गति को प्राप्त हो गए। मेजर तपन कुमार ढाका के पास किसी मोर्चे पर बांग्लादेश में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। लिखित प्रश्न, रथचक्र शब्द से लेखक का क्या तात्पर्य है? रथचक्र शब्द से लेखक का तात्पर्य है कि धूप में चमकता हरा भरा बगीचा मेरे सामने है। वे पेड़ अब बहुत बड़े हो गए जिन्हें बाबा ने लगाया था। 3-4 साल पहले बड़े भैया छुट्टियों में घर आए थे। कुछ पेड़ वे लगा गए थे जो अब मेरे बराबर ऊंचे हो गए। दूर कुछ गड्ढे और भी चमक रहे हैं जिन्हें अम्मा ने इन्हीं झाड़ों में खुदवाया था, जिन पर पौधे अब मुझे रोपने यानी लगाने। यानी इस तरह जिस तरह हम गड्ढे खुदवाते हैं, पेड़ लगाते हैं, लेकिन पेड़ लगाते समय ये हम आशा नहीं करते कि इसके फल हमें खाने को मिले या न मिले। इसी तरह जीवन का जो चक्र है वो चलता रहेगा और चलेगा। बाबा तथा बड़े भैया ने फलों के जो वृक्ष लगाए थे उनका क्या हुआ? बड़े भैया छुट्टी में घर आए थे। उन्होंने सेब और नाशपाती के पौधे लगवाए। अरे इनके फूलने फलने तक मैं जिंदा न भी रहूं, बच्चे तो खाएंगे। हमारा नरेंद्र फलों का बड़ा शौकीन था। आंगन के आगे लगे माल्टों के पौध वही लाया था। इस तरह से बाबा ने और बड़े भैया ने आंगन में पेड़ के पौधे लगवाए थे। नाशपाती के,
जो चौबतिया से लाए गए थे। जिन पर पौध अब मुझे रोपने हैं, इन शब्दों द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं? जिन पर पौधे अब मुझे रोपने हैं, इनका कहना है कि और भी दूर मुझे जो अम्मा ने खुदवाए गड्ढे दिखाई दे रहे, जिनमें आप मुझे पौधे लगाना है। इस तरह जिस प्रकार बाबा ने पौधे लगाए थे, बड़े भाई ने लगाए थे और पिताजी ने भी लगाए थे। यही जीवन चक्र है जिनको आगे लेकर हमें चलना है। लेखक ने कहानी का नाम रथ चक्र रखा है। क्या यह नाम उपयुक्त है? अपने विचार लिखे। लेखक हिमांशु जोशी जी ने कहानी का नाम रथ चक्र यानी जीवन चक्र, रथ का घूमता हुआ पहिया जिस प्रकार घूमते रहता है गति से समय के अनुसार, उसी प्रकार समय भी किसी के लिए रुकता नहीं है। जीवन का ये चक्र ऐसा ही चलता है, इसलिए रथ चक्र इस कहानी का नाम बहुत ही उचित है, अच्छा है। आगे का प्रश्न, कहानी के अनुसार सही कथन पर और गलत पर लगाए। संबंधियों ने कष्ट में हमारा सहारा दिया, नहीं गलत, फायदा उठाया। जीवन की गति किसी भी परिस्थिति में नहीं रुकती, सही। हमें दूसरों की चिंता नहीं करनी चाहिए, गलत, करनी चाहिए। सुख और दुख जीवन के दो पहलू है, बराबर। फल कौन खाएगा इसकी चिंता रोकने वाला नहीं करता, बराबर। भाषा ज्ञान रूपी प्रश्न देखेंगे हम। एक, पर्यायवाची शब्द लिखे। श्रम यानी मेहनत, परिश्रम। पाठशाला यानी स्कूल, विद्यालय। बगीचा यानी उपवन, कानन। औदा यानी पद, कद। विपरीतार्थक शब्द पाठ से चुनकर लिखे। सायास, अनायास। अस्पष्ट, स्पष्ट। विषाद, अविषाद। विस्मृति, स्मृति। सह्य, असह्य। हानि, लाभ, फायदा। मेजबान, खाना खिलाने वाला। जीवन, मृत्यु, मरना। मेजबान यानी जो अरेंज करता है, खेलों में हो, खाना खाने में हो या कार्यक्रम में हो। विफल यानी अविफल। शांति यानी अशांति। पीली पीली धूप, लंबे लंबे पेड़, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ जैसे शब्द समूह में धूप, पेड़ और पहाड़ियों की विशेषता बताई गई है। ये विशेष्य है। पीली पीली, लंबे लंबे, बर्फ से ढकी, ये तीनों शब्द विशेषण है। अब आप नीचे दिए गए विशेषण शब्दों को उनके विशेष से मिलाए। विशेषण विशेष्य। मिश्रित, स्मृतियाँ। सफेद चेहरा, आकस्मिक मृत्यु। भीगा स्वर, न थमने वाली आंसू। विशेषण और विशेष की जोड़ी लगवाए। मिश्रित, स्मृतियाँ। सफेद चेहरा, आकस्मिक मृत्यु। भीगा स्वर, न थमने वाले आंसू। चौथा, उदाहरण समझकर इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करें। स्मृतियाँ, समरु, त ई अ आ। स्पष्ट, ग्राहक, ग आ ह क अ। अस्पताल। संधि विच्छेद करें। सर्वोदय, सर्व अधिक उदय। वार्षिकोत्सव, वार्षिक अधिक उत्सव। पदोन्नति, पद अधिक अवनति। महोत्सव, महा उत्सव, महा अधिक उत्सव। सर्वोत्तम, सर्व अधिक उत्तम, उत्तम। लोकोक्ति, लोक अधिक उक्ति, लोकोक्ति। 6, बड़े भैया देर तक मेरा हाथ थामे रहे। पड़ोसियों द्वारा गड्ढे खुदवा दिए गए थे। पहले वाक्य में क्रियाकर्ता के अनुसार है, इसलिए कर्तृत्ववाच्य। दूसरे वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है, तथा यह कर्मवाच्य। इन शब्दों के आगे, इन वाक्यों के आगे लिखे यह कर्तृत्ववाच्य या कर्मवाच्य है। मैं बहुत दिनों बाद गाँव आया था, कर्तृत्ववाच्य। उसके द्वारा निबंध लिखा गया, कर्मवाच्य। बड़े भैया ने मुझे अपनी घड़ी दी, कर्तृत्ववाच्य। माँ के द्वारा आम के पौधे लगाए गए, कर्मवाच्य। बाबा उसी तरह रकम लुटाते रहे, कर्मवाच्य। और का प्रयोग, यूजेस ऑफ और। क, पेड़ और भी ऊंचे लग रहे हैं।
और मैं कांप कांप उठता हूँ। इन वाक्यों में और के प्रयोग में भिन्नता है। यह पहले वाक्य में प्रविशेषण के रूप में तथा दूसरे में समुच्चय बोधक रूप में आया है। कुछ अन्य रूपों में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे किसी और से भी कुछ पूछ लीजिए सर्वनाम, किसी और से भी पूछ लीजिए सर्वनाम। और बच्चे कहाँ हैं विशेषण। 10 रुपये और दो क्रिया विशेषण। अब वह और अच्छी तरह काम करेगा प्रविशेषण। इन वाक्यों में और के प्रयोग में भिन्नता है। यह पहले वाक्य में प्रविशेषण के रूप में तथा दूसरे में समुच्चय बोधक के रूप में आया है। कुछ अन्य रूपों में भी इसका प्रयोग होता है। किसी और से भी पूछ लीजिए सर्वनाम। और भी बच्चे कहाँ हैं विशेषण। 10 रुपये और दो क्रिया विशेषण। अब वो और अच्छी तरह काम करेगा प्रविशेषण। इस तरह से आज हमने पाठ क्रमांक 9 रथचक्र यानी जीवन चक्र, रथ का घूमता पहिया, इस पाठ का अध्ययन किया। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।